नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंदा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट जो क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आपको हाई कोर्ट से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें थी, भारत के उच्च न्यायालय से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें थी, वो मैंने आपको क्या कराई, सॉल्व कराई। उससे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व कराए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्या पढ़ रहे हैं हम? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसको हम कहते हैं CAG। क्या कहते हैं इसको हम? CAG। पूरा नाम यदि हमसे पूछता है कि CAG का पूरा नाम क्या होता है, तो कंट्रोलर ऑडिट जनरल। क्या होता है पूरा नाम इसका? कंट्रोलर ऑडिट जनरल इसका क्या है, पूरा नाम है। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक किया गया है। आया समझ में? नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान के किस भाग में है? भाग 5 अभी हम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल पूछे कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। किसका? CAG का उल्लेख किया गया है। अब हम पढ़ते हैं स्टार्ट से। तो पहला हमसे पूछेगा कि CAG का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक जो है उसमें CAG के प्रावधानों का उल्लेख या CAG से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछ सकता है। दूसरा, एक किससे संबंधित है, किस विभाग का मुखिया होता है? तो ये लोक वित्त का संरक्षक होता है। जितना भी सारा पब्लिक फाइनेंस होता है वो। दूसरा, लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग का क्या होता है? मुखिया होता है, प्रमुख होता है, हेड होता है। लोक वित्त का संरक्षक होता है। लेखा परीक्षक और लेखा विभाग जो होता है उसका यदि हमसे पूछे इसका मुखिया किसे कहा जाता है, तो इसका मुखिया किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को ही कहा जाता है। आया समझ में इतना? अब पूछेगा इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने बताया था उसमें आपको कि सेंट्रल से संबंधित जितनी भी सारी नियुक्तियां होंगी, केंद्र से संबंधित जितनी भी सारी नियुक्तियां होंगी, संघ से संबंधित जितनी भी सारी नियुक्तियां होंगी, यदि हमारे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हम क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति लगा सकते हैं, कुछ एक को छोड़कर। तो 100% यदि पूछे कि CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आर्टिकल 148 के तहत यदि हमसे पूछता है कि CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति ही उसे क्या करता है? शपथ दिलाता है। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो शपथ दिलाने का जो काम है वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति उसे नियुक्त करेगा और राष्ट्रपति उसे क्या करता है? फिर शपथ दिलाता है। यदि पूछे कि CAG का कार्यकाल कितना होता है, तो पद ग्रहण करने की तिथि से या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए उसका कार्यकाल, कितना हो जाए? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। आया समझ में? या तो उसकी आयु कितनी हो जाए? 6 वर्ष तक हो जाए टोटल पूरी कार्यकाल ग्रहण करने से, या 65 वर्ष की आयु हो जाए, तब उसका कार्यकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। किसका? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यदि हमसे पूछे कि संविधान में इसकी योग्यता की या CAG बनने के लिए क्या योग्यता दी गई है, तो संविधान में ऐसा कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि CAG बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसमें योग्यताओं से संबंधित यदि हमसे क्वेश्चन पूछे कि CAG बनने के लिए इस संविधान में इसकी योग्यताओं का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है,
तो संविधान में इसकी योग्यताओं के लिए कोई भी मतलब आर्टिकल निश्चित नहीं किया गया है। सरकार किसी व्यक्ति को क्या करती है, नियुक्त कर सकती है, जिसे लोक वित्त का ज्ञान हो, कम से कम उसने 10 वर्ष तक इसमें क्या किया हो, काम किया हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, भारत का सीएजी नियुक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 149 में यदि हमसे पूछता है क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 149 के अंतर्गत यदि पूछे क्या है, तो सीएजी के कार्य एवं शक्तियों के बारे में कि क्या उसके कार्य होते हैं, क्या उसका शक्तियां हैं, इन सभी के बारे में उसके प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो सीएजी कार्य क्या करता है, एक मिनट में इसको लिख लो पहले फिर बताता हूँ। चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, आर्टिकल 149 किससे संबंधित था, सीएजी के कार्य एवं शक्तियों के प्रावधान से संबंधित था। तो आर्टिकल 149 कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 149 क्या कहता है कि जो सीएजी होता है वह भारत की संचित निधि, कौन सी, भारत की संचित निधि, जिसका उल्लेख आर्टिकल किसमें किया गया है, 266 में किया गया है, और राज्य की संचित निधि से होने वाले खर्चे की क्या करता है, ये जांच करता है। मैंने आपको बताया था कि जो संचित निधि होती है वो भारत सरकार का एक तरह से बैंक होती है, जिसमें सरकार को जितनी भी सारी आय प्राप्त होती है वो सब उसमें क्या होती है, जमा होती है। सेम कंडीशन राज्य की होती है। तो भारत की संचित निधि से कोई भी पैसा यदि निकलता है किसी योजना के लिए और वह पैसा उस योजना पर बाकी में खर्च हुआ है कि नहीं, इसकी जांच किसके माध्यम से करवाती है सरकार, सीएजी के माध्यम से करवाती है। किसके माध्यम से, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संचित निधि से जो भी पैसा निकलेगा, राज्य की संचित निधि से जो भी पैसा निकलेगा, उन सभी की जांच करने का, लेखा परीक्षक करने का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है, सीएजी के पास होता है। तो राज्य की संचित निधि से या केंद्र की संचित निधि से जो भी पैसा निकलता है उसकी लेखा परीक्षक करने का अधिकार होता है, उस खर्चे की जांच करने का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षा के पास होता है। पहला तो यही। दूसरा, भारत का लोक लेखा सहित, भारत के लोक लेखा सहित राज्य की आकस्मिक निधि, बहुत इंपॉर्टेंट देखना, लोक लेखा सहित राज्य की आकस्मिक निधि की भी जांच करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, सीएजी के पास होता है। और इन सब की जांच करने के बाद सीएजी क्या करता है, अपनी रिपोर्ट या अपना प्रतिवेदन क्या करेगा, तैयार करता है। नियुक्ति पढ़ा दी, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद क्या काम पूछे, क्या करता है, संचित निधि और राज्य की संचित निधि से होने वाले व्यय की क्या करता है, जांच करता है। और इसके तहत राज्य की आकस्मिक निधि और केंद्र और भारत का लोक लेखा जो होता है उसकी भी जांच करने का अधिकार किसके पास होता है, इसके पास होता है। इसके बाद वह अपनी पूरी रिपोर्ट क्या करता है, तैयार करता है। और तैयार करने के बाद आर्टिकल 149 जो है, सॉरी आर्टिकल 151 के अनुसार यह अपनी रिपोर्ट, यदि केंद्र से संबंधित कोई रिपोर्ट है, भारत की संचित निधि से संबंधित कोई रिपोर्ट है, तो उसे वो क्या करता है, राष्ट्रपति को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। कई बार हमसे एग्जाम में पूछता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, तो सीएजी अपना प्रतिवेदन किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और जिसे राष्ट्रपति क्या करता है, फिर संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट कहाँ रखेगा, फिर संसद को रखेगा। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे क्या करता है, संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। सेम कंडीशन राज्य में होगी। राज्य सरकार के लेखों से संबंधित जो भी रिपोर्ट होती है सीएजी, वो किसको देता है, राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल उसे क्या करता है, राज्य विधान मंडल, कहाँ पर, राज्य विधान मंडल के समक्ष क्या करेगा, उसे प्रस्तुत करेगा। तो हमसे पूछता है कि केंद्र की संचित निधि से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति कहाँ रखता है, संसद के पास रखता है। राज्य से संबंधित राज्यपाल अपनी रिपोर्ट कहाँ रखता है,
राज्य विधानमंडल के समक्ष क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, इसकी सीएजी की रिपोर्ट या जो प्रतिवेदन होता है उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा की जाती है। इसलिए सीएजी को लोक लेखा समिति का गाइड या मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जाता है। यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सीएजी का मार्गदर्शक किसे कहा जाता, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सीएजी या नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। अब हमसे पूछ सकता है कि भारत के पहले सीएजी कौन थे? तो भारत के पहले सीएजी यदि हमसे पूछता है कौन थे? पी नरहरि राव थे। कौन थे? पी नरहरि राव थे। और यदि वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है, तो वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है वर्तमान में भारत के सीएजी? गिरीश चंद्र मुर्मू। और यदि पहले पूछता है तो कौन हो जाएंगे? पी नरहरि राव वर्तमान में कौन थे? भारत के सीएजी पहले थे। और यदि पूछता है तो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? भारत के वर्तमान में क्या है? सीएजी। तो ये सीएजी से संबंधित जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको क्या की, आज की क्लास में क्या की, कंप्लीट कर। छोटा सा टॉपिक था नियंत्रक महालेखा परीक्षक। एक आध क्वेश्चन इससे बनता है, नियुक्ति पूछ सकता है, बर्तन पूछ सकता है, रिपोर्ट तो पूछते ही पूछता है। पीएससी के एग्जाम में पिछली बार ही पूछा कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट कहाँ पर देता है? फिर तो वो संसद के समक्ष क्या करता है? प्रस्तुत करता है। समझ ना? तो ये सारी जितनी भी सारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बताई। अब हम इससे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, मैं इसको आपको सॉल्व कराऊंगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।